आज भी कमाई नहीं हुई। न जाने क्या हो रहा है मेरे साथ, न तो कहीं काम मिल रहा है और न ही घर में राशन भरवा पा रहा हूँ। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है, अब तू ही कुछ कर सकता है। खुद से बातें करते हुए मुकेश उदासी के साथ आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में वो अपने घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी पिंकी दरवाजे पर बैठकर अपने पापा का इंतजार कर रही है। पिंकी अब जैसे ही मुकेश को देखती है तो खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप रजाई लेकर नहीं आए? आपने तो कहा था कि आप रजाई लेकर आएंगे। आपको पता है ना, हमारे घर में एक पतला सा कंबल है, वो भी फटा, उसमें कितनी ठंड लगती है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि अपने पास एक पतला सा कंबल है और उसमें बहुत ठंड लगती है। हमारे परिवार का गुजारा उस कंबल में नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे पापा को आज कहीं काम ही नहीं मिला। पर मैं वादा करता हूँ कि जल्दी अपने घर के लिए एक अच्छी और गर्म रजाई लेकर आऊंगा, जिसमें हम सभी लोग सुकून से सो सकेंगे। मुकेश की बात सुनकर पिंकी कुछ नहीं बोलती और उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाप बेटी घर के अंदर जाते हैं, जहाँ मुकेश नेहा को चूल्हे पर रोटियां बनाते देखता है। आज मुकेश काफी उदास था, जिसे देख नेहा जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर साइड हो जाती है और मुकेश को इस तरह उदास देख वो उससे सवाल करती है, क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? नेहा, सब ठीक तो है, बस हमारी आर्थिक स्थिति के समझ नहीं आ रहा कि अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करूं। हमारे पास ठंड में सोने के लिए एक अच्छी रजाई नहीं। मेरी बेटी जो हर दिन मुझे एक आस लगाए रहती है कि आज मैं कोई अच्छी रजाई लेकर आऊंगा, मैं हमेशा उसे निराश कर देता हूँ। पता नहीं जिंदगी कौन से मोड़ पर आ गई है, जहाँ से बाहर आ पाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है। ऐसा मत कहिए मुकेश जी, ये जो भी हो रहा है हमारे आने वाले अच्छे कल के लिए हो रहा है। वैसे भी भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। नेहा की बात सुनकर मुकेश थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन उसके मन का बोझ कम नहीं होता। वो जानता था कि नेहा उसे दिलासा दे रही है, पर हकीकत ये थी कि पिछले कई दिनों से उनके पास सिर्फ एक वक्त का ही खाना बन पा रहा था। रात की ठंड अब अपने चरम पर थी। नेहा, तुम रोटियां बनाओ, मैं पिंकी को खाना खिलाता हूँ। आज की रात ठंड बहुत है, मुझे डर है कि पिंकी कहीं बीमार न पड़ जाए। उसे फटे कंबल से ये रात निकालना भी एक जंग जैसा है। मुकेश की बात सुनकर अब नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर फिर भी वो अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए मुकेश से कहती है, हाँ जी, आप पिंकी को खाना खिलाइए। मैंने सिर्फ 4 ही रोटियां बनाई है, एक आपके लिए, एक मेरे लिए और 2 पिंकी के लिए। यही हमारी आज की आखिरी कमाई है। मुकेश ने पिंकी को 2 रोटियां दी, जिन्हें उसने बड़ी खुशी से खाया। खाने के बाद पिंकी को थोड़ी गर्मी महसूस हुई, पर जैसे ही वो कंबल ओढ़ने गई तो ठंड उसे फिर से सताने लगी। मुकेश और नेहा ने भी अपनी अपनी रोटियां खाई। अब रात में सोने की बारी थी। मुकेश ने फटे कंबल को बीच में रखा ताकि पिंकी को ज्यादा ठंड न लगे, पर ये ठंड कहाँ मानने वाली थी। वो पिंकी को और सता रही थी और ठिठुरते हुए पिंकी अपने पिता से कहती है, पापा, पापा ठंड लग रही है, रजाई कहाँ है? पिंकी की बातें सुनकर मानो मुकेश का कलेजा छलनी हो गया था, क्योंकि मुकेश ऐसे मझधार में फंसा था और फिर उसकी गरीबी उसे वहाँ लाकर खड़ा कर चुकी थी, जहाँ वो अपनी बेटी के लिए एक रजाई नहीं ला पा रहा था। अब मुकेश अपनी बेटी पिंकी को अपनी बाहों में भर लेता है और नम आंखों से अपनी बेटी से कहता है, बेटा, आज रजाई नहीं आई, पर पापा तुम्हें कहानी सुनाएंगे, उससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। कल पक्का रजाई आएगी, पक्का। मुकेश ने कहानी सुनाना शुरू किया, पर पिंकी का बदन अब भी कांप रहा था। नेहा ये सब देखकर परेशान हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उठकर चूल्हे के पास गई जहाँ रोटियां बनी थी और चूल्हे की राख को एक पुरानी बोरी में भरने लगती है। नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? राख क्यों उड़ा रही हो? जी, आपको याद है हमारे गांव में दादी कहती थी कि ताजी बनी हुई रोटियां और चूल्हे की गर्माहट बहुत देर तक रहती है। हमारे पास मोटी रजाई नहीं है, पर ये रोटियां हमारी जान है। नेहा ने अब वो राख से भरी बोरी को पिंकी के पांव के पास रख दिया, जिससे राख की थोड़ी सी बची हुई गर्माहट पिंकी तक पहुंचे। फिर उसने अपनी और मुकेश की खाली गई रोटियों के बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें एक पुराने कपड़े में लपेटा। उसने रोटियों के उन्हीं बचे हुए टुकड़ों को पिंकी के सीने के पास रख दिया, ये सोचकर कि इनमें अभी भी चूल्हे की आखिरी गर्माहट समाई हुई है। नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? रोटियां खाने की चीज है। हाँ जी, और ये हमारी जान से ज्यादा कीमती है। आज यही हमारी रजाई है। जब ये रोटियां हमारे पेट में जाती हैं तो हमें ताकत देती। आज ये बाहर रहकर हमें ठंड से बचाएंगी। इनकी गर्माहट में पिंकी चैन से सोएगी। यही रोटियों की रजाई है मुकेश जी। मुकेश की आंखों में अब सम्मान और प्रेम के आंसू थे। उस रात पिंकी को थोड़ी सी राहत मिली। राख और रोटियों की बची हुई गर्माहट से उसे पिछली रातों से कम ठंड लगी और वो सो गई। मुकेश और नेहा एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में उदासी थी, पर प्यार और विश्वास की एक नई रोशनी भी थी। अगली सुबह मुकेश फिर काम की तलाश में निकला। वो गांव के जमींदार के पास गया, जिसके यहाँ उसने कुछ साल पहले काम किया था। जमींदार का बेटा विनय एक नया बिजनेस शुरू कर रहा था। तभी मुकेश विनय से हाथ जोड़कर विनती करता है, साहब, मुझे कोई छोटा सा काम दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। घर में राशन भी नहीं है और मेरी बेटी ठंड से कांप रही है। कल रात हमें रोटियों की रजाई बनाकर सोना पड़ा था। मुकेश की बात सुनकर विनय उसकी ईमानदारी को याद करता है और फिर मुकेश से कहता है, मुकेश, मैं जानता हूँ तुम मेहनती हो,
मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम है। मैं अपनी नई बेकरी का काम शुरू कर रहा हूँ। क्या तुम वहाँ डिलीवरी और साफ सफाई का काम करोगे? तुम्हें रोजाना 400 रुपए दूंगा। अगर काम अच्छा रहा तो आने वाले समय में। हाँ साहब, जरूर करूँगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। वो तुरंत काम पर लग गया। दिन भर उसने बेकरी में डिलीवरी की और देर शाम को जब वो घर लौटा तो उसके पास 400 रुपए थे। अब उसने सबसे पहले पास की दुकान से राशन और एक मोटा कंबल खरीदा। आज इस कंबल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों ही सुकून की नींद सोएंगे, क्योंकि आखिरकार आज मुझ जैसे गरीब ने अपनी बेटी के लिए कंबल खरीद ही लिया। इतना बोलकर अब मुकेश की आंखों में एक नई चमक थी। थोड़ी देर बाद अब वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बेटी और पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है, पिंकी, देखो मैं क्या लाया हूँ। पापा, ये पापा रजाई। इतना बोलकर अब पिंकी तुरंत कंबल को अपने हाथों से छूती है और खुशी से इधर उधर नाचने लगती है। वो कंबल इतना मोटा और गर्म था कि पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। नेहा भी दौड़कर मुकेश के पास आई। उसकी आंखों में भी खुशी की आंसू। बिमला नाम की एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। 2 महीने पहले उनके बेटे का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो चलने फिरने से मोहताज था। बिमला की बहू सरस्वती का 7वां महीना चल रहा था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इस वजह से पिछले 2 महीने से बिमला ही थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह बेचकर घर का खर्चा चला रही थी। सर्दियां आई तो साग का सीजन आ गया। बिमला ने सोचा कि क्यों न वो पास के गांव से बढ़िया साग लाकर बेचे तो उसकी कमाई अच्छी होगी। इसी विचार से एक दिन बिमला बाजार में साग बेचने जाने लगी। अम्मा, तुम ये साग को इतना साफ क्यों कर रही हो? मैंने तो देखा है दुकानदार ऐसे ही बांध कर बेच देते हैं। तभी तो लोगों को साग पसंद नहीं आता। जरा बहुत भी घास फूस साग का स्वाद खराब कर देती है। अब मैं भी गंदा साग बेचने लगूंगी तो मैं भी तो फिर कोई कमाई नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ लोगों को बढ़िया साग मिले और लोग दोबारा मेरे पास आए, इसलिए थोड़ी मेहनत करने में क्या हर्ज है। अच्छा, मैं साग बेचने जा रही हूँ। वापसी में रमेश की दवाइयाँ लेती हुई आऊंगी। तुम भी भूखी मत रहना, समय पर रोटी खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना कोई अच्छी बात नहीं। मैंने थोड़ा साग घर पर भी रख दिया है, बना लेना। अम्मा इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रही हैं। पता नहीं मैं कब ठीक हो पाऊंगा। बिमला की उम्र भले ही 60 बरस थी, पर वो इस उम्र में भी बहुत मेहनती थी। उसने ठेले पर साग रखा और बेचने के लिए बाजार निकल पड़ी। बिमला मंडी पहुंची तो वही गाय जो हमेशा से बिमला की प्रतीक्षा करती थी खड़ी हुई थी। गौ माता, मैं जानती थी तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर आज मैं सब्जियां बेचने नहीं लाई। आज मैं हरा हरा साग लेकर आई हूँ। ये लो, हरा भरा साग खाओ। अच्छा, तो तुम्हें साग स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे भी हरी सब्जियां तो तुम्हारी पसंदीदा हैं। अब रोजाना ही तुम्हें बढ़िया ताजा हरा हरा साग खाने को मिलेगा। अब अगले कुछ महीनों तक मैं साग ही बेचने वाली हूँ। अपनी हाँ में उत्तर देते हुए गौ माता ने भी एक आवाज निकाली। पहले दिन बिमला के कुछ बंधे हुए ग्राहक साग खरीद कर ले गए। अम्मा, तुम्हारा साग सबको बहुत पसंद आया था। एक काम करो, 5 किलो साग काट कर दे दो। घर में सब जो साग नहीं खाते थे वो भी तुम्हारा साग खाकर फिर से साग मांग रहे हैं। अम्मा, मुझे भी 1 किलो पालक, 1 किलो सरसों और थोड़ा बथुआ और मेथी भी दे देना। सही देती है ये साग। मुझे तो मंडी में समझ ही नहीं आता कि किससे खरीदूं। मैं तो इन्हीं अम्मा से सब्जियां लेती हूँ। साग बहुत बढ़िया देती हैं। अम्मा के साग में एक भी घास का तिनका नजर नहीं आता, ना कोई फालतू की घास फूस होती है। कच्चा बढ़िया तुरंत घुलने वाला साग होता है अम्मा का। लोग इसी तरह से बिमला के ठेले पर आते और साग खरीदते। बिमला की ईमानदारी किसी को रास नहीं आ रही थी, और वो था बिमला के बराबर में एक और साग का ठेला लगाने वाला मंगल नाम का आदमी। मंगल बिमला की कमाई से चलता था। वो स्वभाव का भी बहुत खड़ूस था और हर समय बिमला से लड़ाई करने पर तुला रहता था। हट यहाँ से। अरे ओ मंगल, क्यों गौ माता को मार रहा है? ये सब पाप है। गौ माता को मत मारा कर। अम्मा, तुम्हारी वजह से ये गाय सारा दिन यहाँ खड़ी रहती है। अभी मैं ध्यान न देता तो मेरा तो सारा साग खा जाती। फिर क्या तुम मेरे नुकसान की भरपाई करती? इस गाय को मेरी तरफ बिल्कुल मत आने देना, वरना तुम्हारा यहाँ ठेला लगाना बंद करवा दूंगा। ये तो तुम्हारी उम्र का ख्याल आ जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, पर शराफत की भी हद होती है। या तो इस गाय को यहाँ से हटाओ या फिर अपनी तरफ रखा करो। हाँ हाँ, इतना चिल्ला मत, नहीं आएंगी तेरी तरफ। बताओ तो, डंडे से पीट रहा है एक भोले भाले पशु को। गौ माता कोई जरूरत नहीं है इस मंगल की तरफ जाने की। लो, मैं तुम्हें साग देती हूँ, खाओ। जिस तरह से मंगल ने आज व्यवहार किया था उसे देखकर बिमला को बहुत दुख था। मंगल भी कम नहीं था। वो अपने दिमाग में एक ऐसी योजना बनाकर बैठा था जिससे बिमला का ठेला हमेशा के लिए हट जाए। और फिर एक दिन बिमला ठेला लगाकर पानी पीने के लिए सामने बने नल पर गई तो पीछे से मंगल ने साग के ऊपर एक ऐसा पदार्थ छिड़क दिया जो लोगों को बीमार कर सकता था। मंगल मन ही मन बहुत खुश हुआ और चुपचाप अपने ठेले पर आकर बैठ गया। बिमला इन सब बातों से अनजान थी। अब देखता हूँ ये बुढ़िया साग कैसे बेचती है।
बिमला पानी पीकर आई और आकर उसने हमेशा की तरह थोड़ा साग गौ माता को खिलाया और साग बेचने लगी। कुछ देर बाद ग्राहक ठेले पर आने लगे और साग खरीद कर ले जाने लगे। तभी एक बूढ़े सज्जन बिमला के ठेले पर आते हैं। बहन, मुझे 1 किलो साग दे दो। भैया जी 1 किलो तो बहुत कम रहेगा, बनकर जरा सा हो जाएगा, कम से कम 2 किलो तो करवा लो। बहन, परिवार में बेटा बहू है, वो कभी कभी मिलने आते हैं। हम पति पत्नी ही हैं, इसीलिए हम दोनों को काफी रहता है। हाँ ये तो है भैया, तो बेटा बहू को बोलो वो साथ रहे। इस उम्र में उनका साथ रहना भी तो जरूरी है। कहाँ बहन, आजकल के बच्चे अलग रहने में ही खुशी ढूंढते हैं। अब जो जिंदगी बची है वो जैसे तैसे हम पति पत्नी काट लेंगे। मंगल अपने ठेले पर बैठा सब कुछ सुन रहा था। मन ही मन वो इन सब बातों के मजे भी ले रहा था। उसे पता था कि उसने जो जहरीला पदार्थ साग पर छिड़का है उसका असर जरूर होगा। अगले दिन जब बिमला दोबारा साग बेचने के लिए ठेला लगाने लगी तो मंगल ने देखा कि वो गाय जिसने जहरीली दवाई वाला साग खाया था उसे कुछ नहीं हुआ। पर कुछ देर बाद ही उन बुजुर्ग व्यक्ति और काफी लोगों की भीड़ बिमला के ठेले पर लगने लगी। मंगल समझ गया कि उसकी दवाई का असर हो गया है और लोग लड़ने के लिए वहाँ आए हैं। इस गाय पर असर हुआ हो या नहीं हुआ, पर इन ग्राहकों के परिवार वालों की तबीयत जरूर बिगड़ गई है। तभी तो ये बिमला के ठेले पर भीड़ लगाकर खड़े। तमाशा देखता हूँ ये सब क्या कहते हैं, थोड़ा मैं भी शामिल हो जाता हूँ। बिमला बहन, तुमने मुझे कल कैसा साग दिया था, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझे ऐसा साग दोगी। हाँ मुझे भी अम्मा, तुमने कल क्या साग पकड़ा दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा साग रखती हो। क्या वो भाई साहब सब ठीक तो है ना? अम्मा के साग में क्या खराबी है, जरा मैं भी तो सुनूं, क्योंकि मैं भी साग बेचता हूँ। क्या हुआ, साग में कोई कमी रह गई? मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं बिमला बहन, कोई कमी नहीं रही तुम्हारे साग में। तुम्हारा साग तो जादू कर गया। मेरा बेटा बहू ने कल साग खाया, अब इसे इत्तेफाक कह लो या फिर तुम्हारे साग का जादू। मेरे बेटा बहू ने कहा कि इस साग को खाकर उन्होंने अपने विचार बदल दिए हैं, वो अब हमारे साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि साग खाकर उनका मन बदल गया, अब वो अलग नहीं रहेंगे। एक काम करो, 5 किलो साग और दे दो। बेटा बहू ने कहा है वो आज भी तुम्हारे हाथों का साग खाएंगे। जल्दी से ये जादुई साग मुझे काट कर दे दो, मैं तो तुम्हारा परमानेंट ग्राहक बन गया हूँ। बिल्कुल वैसे जादू मेरे साथ हुआ अम्मा जी। हमारे बहनों ही हमसे बहुत नाराज थे, कल बहुत जिद करके हमने उन्हें साग और रोटी खिलाई। पता नहीं आपके साग में अम्मा जादू था। बहनोई जी ने इतने मीठे व्यवहार से बात की कि हम सब तो हैरान रह गए। मुझे तो लगता है अम्मा कि आपके जादुई साग में जरूर कुछ बात है जो हम सबके साथ अच्छा हुआ। अब तो हम सब रोजाना अम्मा से साग लेंगे, अम्मा का जादुई सरसों का साग। मंगल का मुंह जरा सा रह गया। वो ये नहीं जानता था कि बिमला को उनके अच्छे कर्मों का फल मिला है। बूढ़ी अम्मा बिमला रोजाना गौ माता को साग खिलाती थी और गौ माता ने बिमला के साग पर ऐसा जादू किया कि मंगल की छिड़की हुई जहरीली दवा भी कोई असर नहीं छोड़ पाई। गाय के चमत्कार से अब बिमला का साग जादुई बन गया था और इस बार की सर्दियाँ बिमला के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई और बिमला ने बहुत पैसे कमाए। बेटे का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, पक्का घर बनवाया और एक बड़ी सब्जी की दुकान खोल दी। बिमला ने उन गौ माता को अपने पास ही रख लिया और उनकी खूब सेवा करने लगी। बिमला के घर पोते का जन्म हुआ तो आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों के कारण आज उसके पास सब कुछ था।